हैं। तो देखिए सॉलिड क्या है, मैटर के फॉर्म है। मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक मैटर का फॉर्म है सॉलिड, जिसके अंदर क्या होता है, रिजिडिटी होती है। ऐसा मैटर का फॉर्म जिसमें रिजिडिटी हो, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम हो, है। तो ऐसा मैटर का फॉर्म जिसके अंदर रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, मजबूती, जिसका शेप डेफिनेट हो, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट हो, वो कहलाता है सॉलिड। सॉलिड कहलाता है जाकर। तो लिखेंगे द फॉर्म ऑफ मैटर, द फॉर्म ऑफ मैटर which possesses the form of matter which possesses possesses possess rigidity and hence possesses a definite volume and definite shape, a definite volume and definite shape, definite volume and definite shape is called solid, is called solid. अब यहाँ पर नोट लिख लेंगे, नोट लिखेंगे liquids and gases, liquids and gases are called, liquids and gases are called fluids, are called fluids, 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 because of their ability to flow, because of their ability to flow. The fluidity in both of these, इसी में लिखेंगे the fluidity, fluidity, fluidity in both of these states, in both of these states is due to the fact that the states is due to the fact that the molecules are free to move about, that the molecules are free to move about, molecules are free to move about. तो गैसेस और लिक्विड को मिलाकर कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्यों कहते हैं, इनमें फ्लो करने की एबिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं चलने के लिए फ्री होते हैं। अगला नोट लिखेंगे ऑन द कंट्ररी, ऑन द कंट्ररी, CONTRARY, कंट्ररी। कंट्री मतलब क्या होता है, ब्रेकेट में अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब अपोजिट। कॉमन आएंगे द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, constituent particles in solids have fixed position, have fixed positions, have fixed positions and can only oscillate about their mean positions, and can only oscillate, 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 oscillate about their mean positions. This explains the rigidity in solids. This explains the rigidity in solids. This explains the rigidity in solids. Rigidity in solids. तो गैसेज और लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब होती है, इसीलिए फ्लूइड का फ्लूइडिटी मतलब क्यों होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल फ्री हैं मूव करने के लिए। लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। इसके अपोजिट अगर सॉलिड में देखें, मॉलिक्यूल क्या फिक्स हैं, एक जगह पर फिक्स पोजीशन पर ही होते हैं, हटते नहीं अपनी जगह से। लिक्विड और गैस में तो हट जाते हैं, फ्री हैं चलने के लिए,
लेकिन सॉलिड में अपनी जगह से नहीं हटते हैं, और जब नहीं हटते हैं तो क्या अपनी जगह पे ही क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, कंपन करते हैं, दोलन करते हैं, अपनी जगह पर ही ऑसिलेशन करते हैं, अपनी जगह से नहीं हटते हैं, अपनी जगह पे ही दोलन करते हैं। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा, ये एक्सप्लेन कर रहा है सॉलिड में रिजिडिटी होती है, सॉलिड में रिजिडिटी मजबूती होती है, अपनी जगह से नहीं हटते हैं, मजबूती होती है। नहीं कहते हैं वो ये बहुत मजबूत आदमी है, जो बात वाला आदमी है, जो कह दिया है, वही सॉलिड में होता है, लिक्विड में कोई भरोसा नहीं, फिर ही हैं कि जिधर चल दें, हैं लिक्विड और गैस में जो होता है। अब है डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट लेंगे सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास, सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास कामा डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप तो सॉलिड के ये तीनों चीज़ें डेफिनेट होती हैं, निश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं। एक मास भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है। लिक्विड में क्या चीज़ होती है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। और गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। अगला पॉइंट लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर शार्ट SHORT शार्ट, बहुत कम होती हैं मॉलिक्यूल के बीच। क्यों आगे ले लें, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो कि मॉलिक्यूल सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत सटे होते हैं बिल्कुल, इसलिए मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत क्लोज पैक होते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में होगी, गैस के मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और सबसे कम सॉलिड में होगी जाकर। अगला पॉइंट लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रांग। इनके मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मजबूती से बंधे होते हैं। ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल का हो या पार्टिकल का हो या आयन जो भी है, उन बहुत जो फोर्स लगता है बहुत स्ट्रांग लगता है, इसलिए मजबूती से बंधे रहते हैं जाकर। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगला पॉइंट है देयर कॉन्स्टिट्यूएंट THEIR, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिनसे मिलकर बने होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट में एटम्स कामा मॉलिक्यूल्स और आयंस, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हैव फिक्स्ड पोजीशन and can only oscillate about their mean position, can only oscillate about their mean position, तो इनमें जो जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एटम है तो वो एटम भी हो सकते हैं, एटम से मिलकर बना हो सकता है, या मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, या आयनिक सॉलिड भी होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं। वो क्या होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, और अपने पोजीशन के ही इधर उधर क्या करते हैं, अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करते हैं, कंपन करते हैं, दोलन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट लिखेंगे सॉलिड्स है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, INCOMPRESSIBLE, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, एंड रिजिड, रिजिड। तो सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब होता है दबाना, और इनकम्प्रेसिबल जिन्हें दबाया नहीं जा सके, सॉलिड को दबा नहीं सकते हो। और ये रिजिड भी होते हैं, बता ही चुके हैं अभी, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो ये तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड हो गए। अब हम डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड दूसरे एक होते हैं, एक हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरी तरफ लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला पॉइंट लिखेंगे these have these have definite characteristic, these have definite characteristic geometrical shape, definite characteristic geometrical shape, GEOMETRICAL, geometrical shape, definite characteristic geometrical shape। उसका क्या मतलब आगे लिख लेंगे, दैट इज constituent particles are arranged, constituent particles are arranged in a regular fashion, are arranged in a regular fashion, are arranged in a regular fashion। तो इनका जो शेप है वो डेफिनेट होता है, क्योंकि इनमें इनमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर फैशन, नियमित क्रम में, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। उधर लिख लेंगे एमार्फस में लिखेंगे, एमार्फस में दीज हैव इर्रेगुलर शेप, दीज हैव इर्रेगुलर शेप, IRREGULAR, इर्रेगुलर शेप। दैट इज क्या मतलब है, दैट इज constituent particles are not arranged, constituent particles are not arranged in any regular fashion, not arranged in any regular fashion। अगला लिखेंगे क्रिस्टलाइन, लिखेंगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे दीज हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, दीज हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प मतलब बिल्कुल फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए किसी का अगर 20 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, तो जैसे 20 पहुंचेगा पूरा पिघल जाएगा, ऐसा नहीं आधा आधा अधूरा पिघले। शार्प मतलब 20, जैसे 20 पहुंचा पूरा पिघल जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब ये हुआ। अब उनका ऐसा नहीं होता, तो उधर लिख लेंगे दीज हैव ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट,
these have a range of melting point. These have a range of melting point. क्या मतलब है आगे लिख लें? दैट इज they melt over a range of temperature. They melt over a range of temperature. Melt over a range of temperature. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलेगा नहीं। जैसे मान लो किसी का ये जो है पिघलना है, तो किसी मेल्टिंग पॉइंट जो होगा एक फिक्स नहीं होगा इनका। जैसे होगा 40 से 50, अब 40 पहुँचे, 40 से पिघलना शुरू करे, 50 पर जाकर पिघलेगा पूरा, है बिल्कुल फिक्स नहीं होता इनका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगला पॉइंट लिखेंगे क्रिस्टलाइन लिखेंगे दीज आर एनआइसोट्रॉपिक। These are anisotropic. एनाइसोट्रॉपिक, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या मतलब है इसका? आगे लिखेंगे दैट इज, इसका मतलब है दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, physical properties like electrical resistance, or refractive index, like electrical resistance or refractive index, refractive index, refractive index show different values when measured along different directions, measured along different directions, in the same crystal, measured along different directions in the same crystals, in the same crystal. This arises from different arrangement of particles. This arises from different arrangement of particles. Arises from different arrangement of particles in different direction. Different arrangement of particle in different direction. In different directions. तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। ये सवाल आ चुका कि कैसे होते हैं एनआइसोट्रॉपिक। तो एनआइसोट्रॉपिक मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो हैं इनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। एक्स डायरेक्शन में कुछ और होगी, वाई डायरेक्शन में कुछ और होगी, जेड डायरेक्शन में कुछ और होगी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होने की वजह से इन्हें कहा जाता है एनआइसोट्रॉपिक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। पार्टिकल का जो अलग अरेंजमेंट है अलग अलग है। एक्स डायरेक्शन में कुछ और है, वाई डायरेक्शन में कुछ और है, जेड डायरेक्शन में कुछ और है। इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एनआइसोट्रॉपिक। आप उधर लिख लेंगे, amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. That is their physical properties, such as mechanical strength, MECHANICAL, mechanical strength, comma,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कामा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, etc. are same in all directions, all are same in all directions. are are same in all direction. अगर लिख लेंगे इसी में, it is because there is no long range order in them, there is no long range order in them, there is no long range order in them, no long range order in them, and hence overall arrangement of particles, and hence overall arrangement of particles, overall arrangement of particles becomes equivalent in all directions. Overall arrangement of particles becomes equivalent in all directions, becomes equivalent in all directions, equivalent in all directions. अगला लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लिखेंगे दे हैव ए डेफिनिट, they have a definite and characteristic, they have a definite and characteristic enthalpy of fusion, definite and characteristic enthalpy of fusion, characteristic enthalpy of fusion. तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न जो होती है डेफिनेट होती है, ख़ास होती है, यानी अब हम लोग पढ़ चुके हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है द एंथैल्पी चेंज इन द मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड के 1 मोल को मेल्ट करने में जितना एंथैल्पी में चेंज आता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न. तो इनकी बिल्कुल ख़ास होती है, फिक्स होती है, कोई में नहीं जरा. लेकिन उधर देखिए, उधर लिखेंगे दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, they do not have definite enthalpy of fusion, do not have definite enthalpy of fusion. इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती, तो इनका डेफिनेट कुछ नहीं होता, ऊपर से दिखते सॉलिड बस, अंदर से ऐसे ही होते हैं बस खोखले. तो लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट नेक्स्ट, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज और कट, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज मतलब कट कट या कट लिख दो, कट. जब इनको काटेंगे तो बिल्कुल साफ काटेंगे, क्लियर, बिल्कुल कोई नहीं, काटने पर बिल्कुल साफ सुथरे कटते हैं. देखो उधर लिख लेंगे दे अंडरगो इररेगुलर क्लीवेज और कट, दे अंडरगो इररेगुलर क्लीवेज और कट. एक और लिख लेंगे दे डू नॉट शो, क्रिस्टलाइन लिखेंगे दे डू नॉट शो, नहीं था दे डू नॉट हैव, दे लिखेंगे दे डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, they do not have smooth cooling curve, smooth cooling curve. इनका कूलिंग कर्व जो है वो स्मूथ नहीं होता, मतलब कहने मतलब है कि अगर इनको आप ठंडा करें, जैसे टेम्परेचर इधर लेना, इधर ठंडे करने रेट लेना, कोई लेना, मतलब फ्यूज़न लिक्विड बदल गया, अब इधर ठंडा करोगे तो ऐसा जैसे नीचे आया कर्व, अब एक ऐसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे आया, फिर कांस्टेंट हो गया. तो ये कर्व सीधा नहीं आ रहा, स्मूथ. और उनमें क्या होगा, बिल्कुल जैसा करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा सीधा. तो उधर लिख लेंगे दे हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, दे हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, दे हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, स्मूथ कूलिंग कर्व. अगला पॉइंट लिखेंगे
क्रिस्टलाइन लिखेंगे दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या है कि एक ही जैसा अरेंजमेंट काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी दूरी तक हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ सॉलिड है छोटा, जरा देर पे कुछ ऑर्डर पार्टिकल का अरेंजमेंट का ऑर्डर कुछ और हो गया, आगे कुछ बदल गया, ऐसा नहीं। लंबा पूरे पूरे क्रिस्टल के अंदर ज़्यादातर पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा हो जाकर उस तरीके से। उधर लिख लेंगे दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इन दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन में एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्स का मतलब है क्वार्ट्स QUARTZ, QUARTZ क्वार्ट्स, QUARTZ क्वार्ट्स है। सॉलिड मेटल्स, सॉलिड मेटल्स आ जाएंगे, मेटल्स पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। उधर लिख लेंगे, उधर उधर लिखेंगे ग्लास, लेंगे ग्लास कामा रबर, रबर कामा मैनी प्लास्टिक्स, मैनी प्लास्टिक्स, मैनी प्लास्टिक्स, क्वार्ट्स ग्लास, क्वार्ट्स ग्लास QUARTZ और ग्लास, क्वार्ट्स ग्लास। ये हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो गई, और भी फिर आगे आते रहेंगे। और एक पॉइंट और रह गया था, वो भी लिख लेंगे, एक रह गया था पॉइंट। क्रिस्टलाइन में लिखेंगे, क्रिस्टलाइन लिख लेंगे दीज आर ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन लिखेंगे दीज आर ट्रू सॉलिड्स, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। उधर लिख लेंगे दीज आर फॉल्स, दीज आर फॉल्स और स्यूडो, स्यूडो P साइलेंट रहेगा, PSEUDO, स्यूडो सॉलिड्स, दीज आर फॉल्स और स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, और या फिर कह सकते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब इसमें ये तो हो गया इन दोनों में, दोनों का कंपैरेटिव हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और फॉल्स, ये जो है एमार्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। अब नोट लिख लेंगे, नोट नोट लिखेंगे देयर आर सम सॉलिड्स, देयर आर सम सॉलिड्स, there are some solids which apparently APPPARENTLY
APPARENTLY, appear, apparently appear, amorphous, 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 but have microcrystalline structures, but have microcrystalline structures, microcrystalline structures. These are called polycrystalline solids. These are called polycrystalline solids. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो ऊपर से दिखने पर एपरेंटली एपियर, एपरेंटली मतलब आभास होता, दिखने से आभास होता है ये एमार्फस हैं, दिखने से आभास ऐसा हो रहा है कि एमार्फस हैं, लेकिन माइक्रो मतलब अंदर से एक बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अंदर की स्ट्रक्चर जब देखें तो वो माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे नोट में, metals often occur, metals often, OFTEN, often occur in polycrystalline condition, metals often occur in polycrystalline condition. मेटल ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। इसी में लिखेंगे इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर, इंडिविजुअल INDIVIDUAL, crystals are randomly oriented, randomly RANDOMLY, randomly oriented. So a metallic sample may appear, so a metallic sample may appear, a metallic sample may appear to be isotropic, may appear to be isotropic, may appear to be isotropic, even though a single crystal is, even though a single crystal is, even though single crystal is anisotropic, even though single crystal is anisotropic, even though single crystal is anisotropic. तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो दिखने में तो एमार्फस हैं, ऊपर से दिखने पर एपरेंटली आभास, एपरेंटली मतलब आभास हो, एहसास हो रहा, लेकिन माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर माइक्रो क्रिस्टलाइन होता है अंदर से। इन्हें क्या कहते हैं? पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और मेटल जो होते हैं अक्सर, मेटल अक्सर पॉली क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल जो क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग पूरा एक क्रिस्टल, वो तो रेंडमली अरेंज होता है। यही समझना, देखिए पॉइंट आपको, पूरा जैसे पूरा एक सॉलिड है, एक सॉलिड है, अब इसमें कई क्रिस्टल हैं, इंडिविजुअल क्रिस्टल हैं, कई क्रिस्टल अपने अरेंज हैं। तो इंडिविजुअल क्रिस्टल तो रेंडमली अरेंज है, कोई इधर है कोई उधर है। तो जब रेंडमली अरेंज है, रेंडमली मतलब इरेगुलर, और इरेगुलर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एमार्फस, बताया। तो ऊपर से दिखने पर तो एमार्फस दिखते हैं, लेकिन अंदर अगर आप देखोगे, एक क्रिस्टल को देखोगे अगर अंदर, एक, ये तो सारे कई क्रिस्टल हो गए, पूरे सॉलिड के अंदर कई क्रिस्टल आ गए। अगर एक क्रिस्टल इंडिविजुअल मतलब एक क्रिस्टल को देखो, तो उसके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर में होगा, एनाइसोट्रॉपिक होगा। पूरा तो आइसोट्रॉपिक है, कई क्रिस्टल मिलकर आइसोट्रॉपिक हैं, लेकिन एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, यही पॉइंट देखना, सिंगल क्रिस्टल कैसा होता है? एनाइसोट्रॉपिक होता है। सिंगल क्रिस्टल जो होगा वो एनाइसोट्रॉपिक होगा, जाकर ये हो जाएगा। एक और नोट लिखेंगे, लेंगे amorphous solids are useful materials, amorphous solids are useful materials। आगे लिखेंगे उसी में ग्लास, फुल स्टॉप लिखेंगे,
फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे ग्लास कामा रबर एंड प्लास्टिक्स, ग्लास रबर एंड प्लास्टिक्स find many applications, find many applications in our daily lives, find many applications in our daily lives. अब इसी में जो ये आखिरी लाइन लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर लिख लेंगे एमार्फस सिलिकॉन, एमार्फस सिलिकॉन, amorphous silicon is one of the best, amorphous silicon is one of the best, amorphous silicon is one of the best photovoltaic material, photovoltaic, photovoltaic, photovoltaic material, photovoltaic, photovoltaic material available for conversion of, available for conversion of, for conversion of sunlight into electricity, for conversion of sunlight into electricity. सनलाइट तो एमार्फस सॉलिड जो होते हैं इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप ये तो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है डेली लाइफ में। उसके बाद जो एमार्फस सिलिकॉन है, ये खास पॉइंट है, एमार्फस सिलिकॉन जो है ये सबसे अच्छा फोटोवोल्टेइक मटेरियल है। फोटोवोल्टेइक मटेरियल मतलब ऐसा जो जिनकी बनती हैं प्लेटें बनाई जाती हैं, सोलर प्लेटें हैं, तो सबसे अच्छा सोलर प्लेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल है? एमार्फस सिलिकॉन। इस पर लाइट पड़ती है और लाइट को बदल देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में, करंट में बदल देते हैं करंट। फोटो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं करंट। अब है डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें पहले एक दो पॉइंट लिख लेंगे, फिर मेन उस पर आते हैं। लिखेंगे मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं क्रिस्टलाइन मतलब ट्रू होते, ट्रू सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल पीछे लिखा भी थे, फिर से लिख लीजिए। लिखेंगे ऑल द मेटेलिक एलिमेंट्स, ऑल द मेटेलिक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल हाँ इसी पॉइंट में, यार कैसे ही बातें करो, लगता भूख लग गई अब दिमाग दिमाग खाने पे है अब, और कोई नहीं है। हाँ रात सोए नहीं क्या? ऑल द मेटेलिक एलिमेंट लाइक, all the metallic element like iron, iron, comma copper and silver। पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा all the metallic element like iron, copper and silver। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक, नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक, और जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक सल्फर, लाइक सल्फर, कामा फास्फोरस एंड आयोडीन, लाइक सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है, नॉन मेटेलिक है। फिर है अगला एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है, देखिए एलिमेंट में तो मेटेलिक पहला ले लिया, पहले मेटेलिक ले लिया हमने, फिर नॉन मेटेलिक ले लिया, अब कंपाउंड। तीसरा एग्जाम्पल है कंपाउंड्स लाइक, तीसरा एग्जाम्पल लेंगे कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड NaCl, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS, नेप्थलीन NaPH ALENE, नेप्थलीन। और हो जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एसेट्रा,
ये हो जाएंगे एटसेट्रा। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे किस बेसिस पर इन्हें क्लासीफाई किया जाएगा। कहेंगे वी विल क्लासीफाई crystalline solids, we will classify the crystalline solids, on the basis of nature of intermolecular forces, on the basis of nature of intermolecular forces, on the basis of nature of intermolecular forces or bonds, forces or bonds that hold the constituent particle together, that hold the constituent particles together, that hold the constituent particles together। तो इनको हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे? इनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या बॉन्ड जो लग रहा है, यानी जिस फोर्स या जिस बॉन्ड से पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं, होल्ड हैं, उसके बेसिस पर। तो ये बॉन्ड कौन कौन से हैं आगे लिख लेंगे। दीज आर लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, दीज आर, और आगे डैश लगाकर नंबर नाम लिख रहे हैं। पहला है वंडरवाल फोर्सेज, पहला है वंडरवाल फोर्सेज, WANDERWAALS, वंडरवाल फोर्सेज। दूसरा है आयनिक बॉन्ड्स, तीसरा है कोवेलेंट बॉन्ड्स, और चौथा है मेटेलिक बॉन्ड्स। तो इन चार बॉन्ड या चार ये बॉन्ड भी क्या है? फोर्स है। आपको जब हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था तो वहाँ क्या लिखा था? अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड द एटम या आयन एक साथ बना। तो ये चार फोर्स या बॉन्ड कह सकते हैं जिनकी वजह से उसके बेसिस पर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग अलग उसमें कैटेगरी में बांटा जाएगा इन फोर्स की वजह से। एक वंडरवाल फोर्स, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड और चौथा मेटेलिक बॉन्ड।